गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं डेफिनेशन पर्पस ऑफ द टॉपिक हमारा कोलेस्टोमी, जिसके अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन, पर्पस, इसके टाइप क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, हमारा पेज नंबर है 278। तो फर्स्ट यहाँ पर हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं इसका। Colostomy is an operation in which an artificial opening made into the colon from the anterior abdominal wall to permit the escape of feces and flatus। कोलेस्टोमी क्या होती है? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कॉलम है, उसके अंदर क्या करते हैं? सर्जिकल ओपनिंग करते हैं, मेड अप एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा फीसेस मटेरियल है वो हमारे एनएस से, हमारे रेक्टम से पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम करते हैं कोलेस्टोमी करते हैं, जिससे कि हमारा जो फीसेस मटेरियल है, स्टूल, वो प्रॉपर तरीके से पास आउट हो जाए, ब्लैडर हमारा जो है इरिगेट हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारा कोलेस्टोमी करते हैं, एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं, एक स्टोमा बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। ठीक है, कहाँ पर होता है? हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोलोन, ये एंटीरियर वॉल ऑफ कोलोन, राइट। यहाँ पर आपका कोलेस्टोमी कोलोन में आ रहा है, तो आपका रेफर टू लार्ज इंटेस्टाइन, और स्टोमी जहाँ पर भी आपका आ जाता है उसका मीनिंग होता है मेड अप सर्जिकल ओपनिंग। सर्जिकल ओपनिंग करके एक ओपन करना, उसको मेड करना, इसका मीनिंग हो जाता है कोलेस्टोमी। जैसे हमने पहले पढ़ा था गैस्ट्रोस्टोमी। गैस्ट्रो मतलब आपका गैस्ट्रिक में, आपके स्टमक में जो ओपनिंग कर रहे हैं हम, इसका नाम था गैस्ट्रोस्टोमी। अब हम यहाँ पर कॉलम कर रहे हैं, इसका ओपनिंग बताया है, तो उसका स्टोमी सर्जिकल मेड अप ऑफ ओपनिंग, सर्जरी करके एक ओपनिंग करना, दिस नोन एज द स्टोमी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, अभी हमने इसका डेफिनेशन देखा कि व्हाट इज द कोलेस्टोमी। कोलेस्टोमी केयर करने से पहले हमको कोलेस्टोमी क्या है उसका भी पता होना चाहिए। तो अब हम इसका कोलेस्टोमी केयर क्या है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन बाय रेगुलर एम्प्टिंग ऑफ कोलेस्टोमी बैग एंड क्लीनिंग कोलेस्टोमी साइट इज कॉल्ड कोलेस्टोमी केयर। डेली हमको रेगुलर हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन, उसमें जो फीकल मटेरियल है, स्टूल है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक उसकी उसको क्लीन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम डेली उसकी जो केयर करते हैं, ताकि वहां पर इंफेक्शन ना हो, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ ना हो। तो उसको हमारा जो जिधर ओपनिंग है वो क्लियर रहे, बैक्टीरिया वायरस ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम उसका डेली केयर करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इनकेस हमको कुछ भी वहां पर इन्फेक्शन लगता है तो हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया वो सब हम अप्लाई करके, और एंटीफंगल पाउडर्स वगैरह अप्लाई करके उसकी केयर करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट हम पर्पस देख लेते हैं कि भाई क्या पर्पस हो सकता है हमारी कोलेस्टोमी केयर का। डेफिनेशन देखा हमने, पर्पस देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर टाइप देखने वाले हैं। तो पर्पस की याद की जाए, इट परमिट द एस्केप ऑफ फीसेस एंड फ्लैटस व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट परमिट द हीलिंग ऑफ बबल distal to the colostomy opening since it divert the fecal content from the affected area। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग में हमारे यहाँ पर बता रहा है एस्केप ऑफ फीसेस एंड फ्लैटस व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी लार्ज कोलोन है, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिसकी वजह से आपका स्टूल मटेरियल, फीकल मटेरियल है, आप नॉर्मल उसको डेफिकेट नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल आप उसको एक्सीडेट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम एक ओपनिंग करते हैं। इसका ये पर्पस हो सकता है कोलेस्टोमी का। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा, इट परमिट द हीलिंग ऑफ बबल डिस्टल टू द कोलेस्टोमी ओपनिंग सिंस इट डाइवर्ट द फीकल कंटेंट फ्रॉम अफेक्टेड एरिया। जिधर भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जहां पर से भी आपका जो स्टूल मटेरियल हो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पा रहा है, और जिधर आपका जिधर आपने ओपनिंग की हुई है, जिस साइड आपका कोलेस्टोमी ओपनिंग है, वहां पर टिश्यू, वहां पर सेल्स है, वो प्रॉपर तरीके से उनका हाइजीन मेंटेन रहे और उनका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल बन रहे, उसके लिए हम इसका केयर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इट प्रोवाइड ए परमिट मींस ऑफ बबल एवेल्युएशन व्हेन द रेक्टम और एनस आर नॉन फंक्शन
एज रिजल्ट ऑफ एनी डिसीज, बर्थ डिफेक्ट और ट्रॉमेटिक कंडीशन। आपका जो रेक्टम की ओपनिंग है जहां से स्टूल पास करते हैं, आपका एनएस का रेक्टम का ओपनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, हो सकता है आपको बाय बर्थ डिफॉर्मिटी हो, एनोमेलिटीज पहले से आपको कंजेनाइटल डिसीज हो, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना होता है, या वहां पर कुछ सर्जरी वगैरह हुआ, हेमरोइड फिशर हो, तो उस कंडीशन में आपका रूट में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसकी वजह से आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है फीसेस का, तो उस कंडीशन में भी हम इसको ओपन करके कोलोस्टोमी करते हैं। राइट, आया इसका मीनिंग आपको समझ? आपका स्टूल प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहा हो, इससे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी कोलाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया हो, अल्सर हो गया हो, उस कंडीशन में हम इसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपको कंजेनाइटल बाय बर्थ से कुछ डिफॉर्मिटी हो आपके एनएस में, जो कि रूट होता है आपका इंटेस्टाइन का, तो वहां पर जिसकी वजह से आपका स्टूल नॉर्मल पास नहीं हो पा रहा हो, तो उस कंडीशन में कोलोस्टोमी करते हैं। अब इसके टाइप यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से टाइप की होती है। तो फर्स्ट हमने इसको टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आती है हमारी टेम्परेरी और सेकंड आती है परमानेंट। जैसे कि नाम से क्लियर है, टेम्परेरी होती है हम कुछ समय के लिए करते हैं, परमानेंट रहती है लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम उसको करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डबल बैरल और सिंगल बैरल। परमानेंट, फिर एंकर टाइप में आता है हमारा डबल बैरल। लूप कोलोस्टोमी एंड कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी कोलोस्टोमी ट्रांसफर। असेंडिंग कोलोस्टोमी, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और ट्रांसफर। अब ये क्या होता है अभी, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर। तो फर्स्ट तो हमारा डबल बैरल लैटिस में हम दो ओपनिंग करते हैं। कितना स्टोमक जो हम करते हैं उसमें दो करते हैं, तो सिंगल बैरल आती है उसमें हम कितना सिंगल ही ओपनिंग, एक ओपनिंग होता है। ये डबल बैरल है, देखो इसमें डबल ओपनिंग दी जाती है इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, डबल स्टोमक बनता है, इसमें डबल ओपनिंग होती है, और जो सिंगल रहेगा उसमें सिंगल होगी। अब इसमें आ जाता है हमारा ट्रांसवर्स और तो असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। अब आपने यदि कॉलम का स्ट्रक्चर देखा होगा उसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स दिखाया था। ठीक है, आपकी जो तरीके का समझने ले लेते हैं। ये असेंडिंग हो गए, डिसेंडिंग हो गए, ट्रांसफर और डिसेंडिंग। असेंडिंग तो तरफ यहाँ से जा रही है, ट्रांसफर आपका हॉरिजॉन्टल है, डिसेंडिंग में वापस से नीचे आता है, जो पार्ट हो जाता है हमारा डिसेंडिंग पार्ट, जिधर से लास्ट हमारा एंड होता है हमारा डिसेंडिंग होता है। तो यदि इस टाइप कोई भी ओपनिंग करेंगे हम यहाँ पर करेंगे, इसमें आ जाएगी असेंडिंग के अंदर आ जाएगी। असेंडिंग कॉलम यहाँ पर जो ओपनिंग कर रहे हैं इधर, इसमें आ जाएगी असेंडिंग में, इसको हमने क्या नाम दे दिया, असेंडिंग कोलोस्टोमी। और ट्रांसवर्स में यदि इसे हम कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगी हमारी ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। और जो नीचे की तरफ आ रही है जहाँ हमारा पास होगा, तो ये हमारी ट्रांसवर्स। ठीक है, ये डायग्राम देखो इस तरीके से आए समझ।
इस साइड जो हो रही है, इस साइड की जो असेंडिंग में है, ये ट्रांसवर्स में, ये डिसेंडिंग में। तो लोकेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया है कि आप किस लोकेशन पर ओपनिंग कर रहे हो। ये क्या हो गया, अब इसका इंडिकेशन क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका पर्पस हमारा स्किन प्रोटेक्शन एंड केयर, क्यों हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका केयर करने का हमारा पर्पस, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। पर्पस कोलेस्टोमी का मैंने बता दिया, इसका क्या पर्पस है। अभी कोलेस्टोमी जो हम कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस हो सकता है, हमारी स्किन प्रोटेक्शन है, क्या स्किन को हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए रिलेक्टेबल को ड्रेनेज को करने के लिए, ड्रेनेज को आउट करने के लिए, एक्सलेट आउट करने के लिए, जो भी हमारा जनरेट कर रहा है, उसका के लिए और ये इसका पर्पस हो सकता है। तो हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे टेम्परेरी कोलेस्टोमी कौन सी है, परमानेंट, टेम्परेरी, डबल और सिंगल। ठीक, temporary colestomy, this colestomy is done to relieve an obstruction which is corrected by the reaction of bubble or by the diverting the fecal stream to permit healing of the portion of bubble. The patient is readmitted to the hospital at later date for the possible resection of the diseased portion of bubble and subsequent closure of colestomy opening. कोलेस्टोमी कुछ समय के लिए हमारी कॉलोनी ऑपरेशन की वजह से उसका स्टूल मतलब पास नहीं हो पा रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया और कुछ भी और भी फीकल इंफेक्शन हो गया, उस कंडीशन में हम टेम्परेरी बेस पे जो कोलेस्टोमी परफॉर्म करते हैं सिंगल टाइम के लिए, वो होती है हमारी टेम्परेरी में। फिर नेक्स्ट आती है हमारी परमानेंट कोलेस्टोमी। ए परमानेंट कोलेस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्मिंग कंजंक्शन विद एब्डोमिनोपेरिनियल dissection. After the sigmoid colon is resected, the proximal and mouth out through the abdominal wall and suture created from permanent opening for the elimination of feces. जो हमारी परमानेंट कोलेस्टोमी होती है वो हमको लॉन्ग टाइम तक करना उसका यूज होता है। जैसे कि पेशेंट को हमारी कोई भी डिसीज हो गई है जिसकी वजह से वो उसका टोटली फीकल मटेरियल है वो नॉर्मल एनएस से पास नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल स्टूल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लॉन्ग टाइम के उसको वॉश करने की, क्लीन करने की जरूरत है। तो हमें कोलेस्टोमी करके स्टोमा बैग आता है, शायद किसी ने देखा होगा हॉस्पिटल में, तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो स्टूल है उसमें कलेक्ट होता रहता है, उसको स्क्रीन के ऊपर स्टिकर लाइक आता है, तो उसको हम पूरे बैग को अटैच कर लेते हैं, चिपका देते हैं। जो स्टूल मटेरियल आता है, फीकल मटेरियल वो उसमें कलेक्ट होता रहता है। जैसे वो फुल आता है, आप
एम्प्टी कर सकते हो। इसमें दो कैटेगरी आता है, एक तो सिंगल यूज का आता है जो टेम्परेरी यूज कर सकते हो, और एक आता है परमानेंट जो कि लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हो, 20 दिन तक आप उसे रख सकते हो। फिर जैसे वो खराब हो जाएगा तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो ताकि वापस से इन्फेक्शन लॉस ना हो। ठीक है, इस टाइप का बैग आता है, बैग भी देख लो। इसमें हमारा स्टूल कलेक्ट होता है, फिशिस मटेरियल। अब हमारा इसके बाद आ जाता है ग्रुप। इसका मैंने बता ही दिया ट्रांसफर्स का कौन सी लोकेशन पे होती है आपको। फिर इसका हम पर्पस देख लेते हैं, क्या है हमारी पर्पस अभी बता दिया। इसका बुक के अकॉर्डिंग है टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन स्किन म्यूकोसा में कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जिधर ओपनिंग वहां के सेल्स टिश्यू वगैरह डेड तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करने के लिए। ऑब्जर्व स्टोमा एंड सराउंडिंग स्किन के जहां पर आपने ओपनिंग की, जहां पर स्टोमा है उसको भी चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है टू टीच द पेशेंट एंड रिलेटिव अबाउट द केयर ऑफ कोलोस्टोमी एंड कलेक्शन ऑफ बैग, किस तरीके से उनको केयर करना है, उनके रिलेटिव को भी टीच करना है। यदि लॉन्ग टाइम के लिए होगा, परमानेंट होगा, तो पेशेंट हमारे परमानेंट हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, हमको 10 दिन 15 दिन बाद उसको डिस्चार्ज देना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो किस तरीके से केयर कर सकता है, वो सारी चीजें उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए। आर्टिकल्स इसमें कौन कौन से यूज होंगे, हमारे कंटेंट हमारा रबर सीट रहेगी या मैकिंटॉश हमारा सीट रहेगा, होगा उसमें क्लीन ग्लव्स होंगे, क्लीन ग्लव्स और कॉटन स्वैप लेंगे हम उसमें क्लीन करने के लिए। वॉच पीस होगी उसमें, डिस्पोजेबल कोलोस्टोमी बैग होगा विद क्लैंप, डिस्पोजेबल आपका कोलोस्टोमी बैग रखना है विद आपको क्लैंप के साथ। उसके बाद आएगा आपका क्लॉथ रखना है आपको, क्लीन जो कि क्लीन होना चाहिए, वॉश होना चाहिए। उसके बाद है वाटर एंड बेसिन, वाटर में आपको वो बेसिन रखना है, उसमें आपको वाटर रखना है। उसके बाद आएगा सोप इन डिश, आपको सोप रखना है डिश के फॉर्म में। उसके बाद स्टोमा मेजरिंग गाइड आता है, वो भी आपको रखना है। उसका बैरियर जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट आता है, आपको वो रखना है। उसके बाद बेड पान रखना है। ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करना है। बेड पान हो गया, स्प्रे हो गया, इसमें पीस वगैरह हो गया है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखना है कुछ भी आपको। उसके बाद कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन बकेट या किन्नी तरह आप रख सकते हो, और बेड पान रख सकते हो। क्लीन करना है तो आपको सोप रख सकते हो, और टॉवल या कॉटन स्वेप आप उसमें रख सकते हो, ये टिश्यू पेपर, ये सारी चीजें रखना है। सर्जिकल ग्लव्स रखना है आपको। फिर प्रोसीजर देख लेते हैं, इसको कैसे केयर करना है हमको। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड गेन हिज कोऑपरेशन, हेल्प इन ऑब्टेनिंग कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। उसका क्या रीजन हो सकता है वो पॉइंट देखेंगे, और नर्सिंग एक्शन हमारा क्या है। फर्स्ट में तो हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट को हमको एक्सप्लेन करना है कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें भी वही पॉइंट हमारा सेकंड आता है, असेंबल द नेसेसरी इक्विपमेंट नियर बाय। आपको इक्विपमेंट लगने को पहले में रेडी करके वो आप उसको पहले से रेडी करके रखोगे। रखना है इसको, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटीज परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, जो भी आप काम कर रहे हो आप इफेक्टिव तरीके से उसको परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट आता है वॉश एंड हैंड वेयर ग्लव्स, आपको हैंड वॉश करना है, उसके बाद आपको सर्जिकल ग्लव्स पहनना है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइड प्राइवेसी पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को आपको प्रोवाइड करना है प्राइवेसी, या तो कर्टन है तो आपको कर्टन बंद करना है, या स्क्रीन आती है ग्रीन आपको वो लगाना है। पेशेंट की बॉडी में इनके कर्टन में आपको स्क्रीन का यूज करना है, स्क्रीन का। पेशेंट की नॉर्मल उसको मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी को प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इसका रीजन है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा empty the partially filled application into the bed pan if it is drainable house। जो हमारा स्टोमी लगा हुआ है वो यदि हमारा ड्रेन वाला है, एम्प्टी करने वाला है,
तो आप उसको वेट 1 में लेकर के आप उसको जो भी क्वेश्चन आया वो आप उसको एंट्री कर सकते हो, वो आप खाली फिल कर उसका खाली कर सकते हो उसको। तो नेक्स्ट इसका पर्पस नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारे रिमूव द applies slowly beginning at the top of while keeping abdominal skin tight. If any resistance is felt, is help use warm or adhesive solvent to facilitate removal. Applying the content before removal of pouch prevent accidental लिस्ट ऑफ पीसेस। आपको प्रॉपर तरीके से उसको रिमूव करना है, जो भी आपका अप्लायंस मतलब जो भी आपने कोलेस्ट्रॉमी के टाइम यूज किया स्टोमा वगैरह को, टिप को तरीके से आपको यूज उसको रिमूव करना है, ताकि वापस से जो पीसेस मटेरियल है वो बाहर एक्सप्लेट आउट ना हो। तो आप और उसको प्रॉपर तरीके से जेंटली आपको रिमूव करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूज टिश्यू पेपर टू रिमूव एनी एक्सेस स्टूल फ्रॉम द स्टोमा। कवर स्टोमा विद गॉज पीस। आपको टिश्यू पेपर रखना है या गॉज पैड रखना है, जिससे स्टोमा को आप प्रॉपर तरीके से कवर करो, तब भी आप उसको बैक को रिमूव कर लो। वहां से नहीं करोगे तो क्या होगा, वापस से पीसेस आएगा, उसको पूरे एब्डोमेन पे आ जाएगा, बेडशीट पे आ जाएगा मटेरियल। तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको कवर करना होता है, प्रॉपर उसको पैड से या गॉज पीस से। स्किन फ्रॉम डैमेज एंड मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट। इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या रिमूव प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्किन है। केयरफुली यदि हम रिमूव करेंगे तो उसकी स्किन को भी प्रोटेक्ट होगा और आप आसानी से आराम से रिमूव कर सकते हो, पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जेंटली वॉश एंड ड्राई द पेरिस्टोमल स्किन। जहाँ पर वो स्किन है जिधर ओपनिंग किया हुआ मैंने अभी इमेज में बताया था, उसको प्रॉपर जेंटली तरीके से उसको ड्राई करना है और क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको जैसे वहां पर ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको माइक्रोटेप से ड्रेसिंग से उसको फिक्स कर देना है। तो असेस द अपीयरेंस ऑफ पेरिस्टोमल स्किन एंड स्टोमा। A moist reddish pink stoma is considered normal। यदि आपका जो स्टोमा है वो मॉइस्ट है मतलब ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है और रेडिश कलर का है। रेड आपका टिश्यू स्किन का कलर कैसा रेडिश होता है, तो यदि वो रेडिश है तो वो नॉर्मल है। और इसी की जगह यदि वहां पर वाइट लेयर आ गई है तो वहां पर इन्फेक्शन होने लगा है और जो आपके टिश्यू है वो डेड होने लगे, फाइब्रोसिस होने लगे, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है। तो आपको वो भी चेक करना है, वो भी आपको असेस करना है। इनहेंस गुड क्लीनिंग, क्योंकि आप प्रॉपर उसको क्लीनिंग कर सको और प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन कर पाओ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाई ए टाइप स्किन बैरियर जिंक ऑक्साइड इफ रिक्वायर्ड एंड अलाउ द पेस्ट टू ड्राई 1 to 2 मिनट। एक हमारा पेस्ट आता है तो उसको इस एडहेसिव करने के लिए, चिपकाने के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तब आप स्टोमा को लगा रहे हो और उसको निकालने के बाद आप कोई भी एंटीसेप्टिक या मॉइस्चराइजेशन के लिए आप ऑइंटमेंट का भी यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अप्लाई द स्किन बैरियर एंड द अप्लायंस टुगेदर। जो भी स्टोमा को आप यदि इंसर्ट कर रहे हो तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से सब प्रोसीजर करने के बाद, क्लीन भी कर रहे हो तो भी वैसे ही करना है, और यदि आप रिमूव भी कर रहे हो तो रिमूव करने के बाद भी आपको वहां पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करके पूरा ड्रेसिंग करना है। और तब भी आप लगा भी हो तब भी आपको एसेप्टिक टेक्निक से बिटाडिन वगैरह साबुन वगैरह यूज करके, और जो स्टोमा में चिपकाने का एक आता है एडेसिव, उसको चिपका के पेस्ट लगा के और फिर आप स्टोमा को आपको वहां पर चिपकाना होता है। ठीक है, किया है कि किसी ने देखा है स्टोमा का हॉस्पिटल में कोई पेशेंट? नहीं, तुम्हारा ड्यूटी नहीं था, उसके पहले आता था एक पेशेंट। सेलेक्ट साइज ऑफ स्टोमा ओपनिंग बाय यूजिंग गाइड मेजर। एक मेजरमेंट गाइड आता है, उससे आप चेक कर सकते हो कितना आपको स्टोमा की जो है वो ओपनिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेस सेम साइज सर्कल ऑन बाय एट द सेंटर ऑफ स्किन बैरियर।
जिस जगह भी आप ओपन कर रहे हो आपको पहले मेजरमेंट कर लेना है, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा पर फिर मेजर करके बना लेना है कि मुझे इतना ओपनिंग करना है। ज्यादा ओपन करोगे तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, बाद में इंफेक्शन बढ़ेगा, वहां पर आपको बूंद हो सकता है, वायरस ग्रोथ होंगे। तो आपको मेजर करके ओपनिंग करना है। पहले ही आपको स्कैन करके देख लेना है एनाटॉमिकल लोकेशन से प्रॉपर कि यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स रीजन में करना है या आपका हॉरिजॉन्टल में करना है, वर्टिकल में, असेंडिंग डिसेंडिंग में, वो आप पहले देख लोगे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ट्रांसवर्स लाइन वाली ओपनिंग इधर होगी, ये ट्रांसवर्स ऊपर है तो मिडिल ऊपर की तरफ होगा, असेंडिंग में कर रहे हो थोड़ा सा इधर होगा राइट साइड, तो डिसेंडिंग जगह दूसरी साइड आएगा हमारा एब्डोमेन पे। तो वो चीजें आप लिखनी है कि प्रॉपर उसका जगह पे किस जगह पे आप कौन सा स्टोमा कर रहे हो। सीजर टू कट एंड ओपनिंग 1/4 और 1/18 इंच larger than the real size of stoma. जो आप सीजर यूज कर रहे हो वो आपका स्टोमा का जितना आप ओपनिंग कर रहे हो उससे 1/4 और 1/18 इंच लार्जर आपको सीजन करना है, और आपकी जो सीजर है वो लार्जर होना चाहिए। लार्जर देन साइज ऑफ स्टोमा, साइज ऑफ स्टोमा है उससे लार्ज होना चाहिए 1/4 इंच। और रिमूव द बेकिंग टू एक्सपोज साइड। डिबन में जिस साइड तो स्टोमा के अंदर पेस्ट लगाया था स्टिकिंग करने के लिए उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से रिमूव करना है। फिर इरेज द एज बैरियर एंड पाउच ओवर स्टोमा, जेंटली प्रेस करें। स्टोमा का जो बैक का पाउच है उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से इंसर्ट करना है, प्रॉपर तरीके से स्टिक करना है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रोसीजर था। अब इसमें स्पेशल कंसिडरेशन क्या है। Flatus may cause and pouch to burn out. This require immediate attention because if flatus is not released to the pouch may separate from the skin, open the clamp and release flatus. Never puncture a hole in the appliance. जिधर हमने ओपनिंग किया है, यदि हमारा जो स्टोमा हमने बैग लगाया है उसमें हमारा अंदर का मटेरियल जो है फीकल मटेरियल नहीं आ रहा है और इसमें यदि एयर फिल हो गया तो हमको वो स्टोमा है उधर आपको पंचर नहीं करना है, उधर आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। आपका जो एयर का बैग है उसको एयर रिलीज कर देना है। एयर रिलीज करने के बाद फिर से आपको कुछ टाइम बाद चेक करना है कि हमारा फीकल मटेरियल है वो स्टोमा में कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर मेजर पेशेंट फ्लूइड इनटेक आउटपुट, चेक द स्टोमा अप्लायंस for the quality and quantity of discharge, record intake output every 4 hourly for least 3 days following surgery. सर्जरी के बाद आपको 3 दिन तक हर 4 आवरली कितना उसका इनटेक आउटपुट हुआ है वो सारी चीजें आपको चेक करना है। और जो भी आपका स्टोमा अप्लायंस लगा हुआ है वहाँ उसका क्वालिटी और क्वांटिटी कितना आपका डिस्चार्ज हो रहा है, कितना आपका फ्लूइड इनटेक दिया, कितना ऐसे आपको आउटपुट आ रहा है, मतलब उसने फूड वगैरह कितना इनटेक लिया, वाटर कितना लिया और स्टोमा से कितना हमारा फीकल मटेरियल पास हो रहा है वो आपको 3 दिन तक हर 4 आवरली मॉनिटर करना है। स्टोमा साइड शुड बी ड्राई, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इंक्रीज चांस ऑफ कैंडिडा और ईस्ट इन्फेक्शन। बाद में जो आपका साइड की स्टोमा था वो जिधर ओपनिंग हुई है वो ड्राई होना चाहिए, ज्यादा यदि वो क्लीन वेट रहेगा तो वहां पर हमारा बैक्टीरिया वायरस और माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रो होने के चांस ज्यादा रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न ऑफ पेरिस्टाल्सिस कॉज, रिटर्न ऑफ पेरिस्टाल्सिस कॉज इंक्रीज इन फ्लैटस, advise patient that this is indicator of bowel functioning.
बबल आपका प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है तो आपका जो टूल मटेरियल है फ्लैटस है वो हमारे नॉर्मल हमारा एनएसएस से पास होने लगेगा, तो आप समझ सकते हो कि हमारा नॉर्मल है वो एकदम हमारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट है नॉर्मल हो गया है। तो उसमें आप कोलेस्ट्रॉमी जो बैग है उसको मूव करके और फिजिशियन से कंसल्ट करके दूसरा कोलेस्ट्रॉम है आप उसको डिस्क्लोज करा सकते हो, तो सूचरिंग करा के वहां से आप उसको क्लोज करा सकते हो। अब पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है बताएगा कोई? पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है मसल्स कांटेक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, तो हमारा जो स्टूल है जो भी हमने खाना वगैरह खाया है डाइजेस्ट हो गया होने बाद उसको ट्रांसफर करने तो उसमें मूवमेंट होना जरूरी है। यदि मूवमेंट होगा ऑलरेडी कभी कभी हम देखते हैं कि ज्यादा हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं घूमने बैठ कर सोए हुए रहते हैं तो हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में हमारे गैस बनने लगती है, एब्डोमिनल डिस्टेंस हो जाता है और उसकी जगह हम थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग रनिंग वगैरह कर लेते हैं तो खाना हमारा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब ये डाइजेस्ट होता है इसमें क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा सा मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है इसके अंदर लाइंस वगैरह होती है, मसल्स होते हैं, मसल क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, मतलब वापस से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है ये मूवमेंट इसकी की वजह से जो हमारा फिकल मटेरियल इसका मूवमेंट होता है। तो ये इसका पैरालाइज हो जाएगा, ऐसे हमारे बॉडी को पैरालाइज होता है, ऐसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पैरालाइज हो जाता है तब हमारा फिकल मटेरियल पास नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में भी हमको क्षमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, इसमें मसल्स होती है उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का और जो मूवमेंट होता है उसको हमने यहाँ पर सेल्फ मूवमेंट लिख के रखो, नेक्स्ट टाइम फिर भूल जाओगे। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है इससे क्या होता है होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इंटेस्टाइन की मसल्स वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है रिलैक्स होती है और फिर रिलीज होती है, उसकी वजह से क्या होता है जो मूवमेंट होता है ऐसा डिग्री कैसे लार्ज इंटेस्टाइन मूवमेंट की वजह से जो फिजिकल मटेरियल के पास होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर समझा इसका कोलेस्टोमी का इंट्रोडक्शन समझा, कोलेस्टोमी केयर का इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने इसका डेफिनेशन लिया, दोनों का हमने डेफिनेशन समझा, फिर इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है इसके बारे में देखा, फिर हमने इसका टाइप देखा कौन कौन से टाइप है जिसमें हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स सिंगल और डबल वाले देखा था। आर्टिकल्स हमने देखा कि ट्रे में हमारे पास क्या क्या आर्टिकल्स होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रोसीजर समझा इसका स्टेप बाय स्टेप इसका स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने 1 मिनट का हो।